आज हम संधि के विषय में जानेंगे। संधि दो शब्दों के मेल से बनने वाली एक प्रक्रिया है। संधि इस क्रम में होती है, एक शब्द के पहले शब्द का अंतिम वाला और दूसरे शब्द का पहला वाला, इनके बीच में जो संधि होगी उसके बाद एक नया शब्द, एक नई संधि तैयार होगी, जिसको हम इस प्रकार जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें पहला शब्द है, पहला है विद्या, ये है विद्या और यहाँ पर है आलय, आलय। अब कैसे होगी संधि? अगर हम ऐसे देखें तो वो में है ई, वर्ण विच्छेद देखेंगे तो इसके बाद है द के बाद य में आ, ये हो गया विद्या। और आलय, आलय में क्या है? आलय में है आ प्लस ल, इसमें है अ, आगे है य और उसके बाद अ। अब ऐसे देखेंगे तो विद्या का अंतिम है आ और आलय का शुरुआत वाला है आ। संधि होगी तो संधि इन दोनों में होगी। इस संधि का नाम है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के लिए व्याकरण में एक सूत्र है, अकः अकः सवर्णे दीर्घः। इसके अनुसार अक क्या है? ये अक जानने के लिए हमें ये माहेश्वर सूत्र जो 1 से 14 तक यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये 14 सूत्र माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं। और इनमें हमारा काम अकह जानने के लिए हमें पहले 2 सूत्रों से ही हमारा काम हो जाएगा। पहला सूत्र है अ ई उ ण और दूसरा है री और ऋक। अ ई उ री और री, इनमें हमारे लिए जो हमें काम में आने वाले हैं, जो सामान्य हम जो कक्षा में पढ़ते हैं, उसके लिए इतना ही काम में आने वाला है कि अ और इसके बाद सवर्ण हो। सवर्ण का अर्थात है समान वर्ण वाला, उसी के जैसे वर्ण वाला। जैसे हम जिस जाति के हैं उसी जाति वाला कोई दूसरा, तो हम उसे बिरादरी कहते हैं। ऐसे ही अ की बिरादरी वाला कौन होगा? अ ही होगा। तो अ या आ इधर हो और अ या आ उधर हो तो मिल करके बनेगा आ। ई और ई हो और ई या ई हो तो ई ही बनेगी। उ और उ और उ या उ उस तरफ हो तो भी उ ही बनेगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे गणित में होता है। जैसे हम गणित में करते हैं प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, लेकिन प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस और माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस। ऐसे ही यहाँ पर भी जैसे ये एक गणित का नियम है, वैसे ही यहाँ पर हम ये इसका नियम संधि के लिए देखते हैं कि संधि में दीर्घ संधि के लिए क्या क्या उपयोगी है कि अ और अ मिलकर के आ बनेगा। अब हमारा आ है, ये अ या आ कोई भी हो, तो अब विद्या था। अब अगर इसको हम ऐसे देखें, क्यों गणित की तरह संस्कृत को कहा जाता है कि जैसे हम यहाँ पर विद्या, इसका आ, इसका आ और इसका आ और इसका आ, दोनों आ मिलकर के एक आ बनाएंगे, एक शेष।
एक हो जाएगा दोनों में। जैसे एक शब्द परिवार जब कभी विवाह होते हैं तो जो जैसे कि एक मान लीजिए किसी का भी हम नाम लेते हैं, एक कोई परिवार है, जैसे राजा दशरथ का परिवार था। अब दशरथ के परिवार में से किसका? राम का। और जनक के परिवार में से सीता। तो विवाह दशरथ के पूरे परिवार का जनक के परिवार के साथ विवाह नहीं हुआ, बल्कि दशरथ के परिवार के राम और जनक के परिवार की सीता, इनका विवाह हुआ। और इनका विवाह होने से फिर इनका एक परिवार बना, जिसके सदस्य कौन हुए? राम, सीता, लव और कुश। तो वैसे ही हम भी यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा ये क्या कहते संधि है, संधि में विद्या और आलय, तो विद्या का आ और आलय का आ दोनों मिलकर के बना रहे हैं आ। अब ये किस क्रम में हो गया? तो वी वैसे का वैसा ही रहा, वी वैसे ही रहेगा, वी। अब द य में से आ भी निकल गया ना, आ यहाँ पर ये आ गया था, तो विद्या बचा। और अब इसका आ और इसका इन दोनों ने मिलकर के एक आ बनाया था, तो ये एक आ को हम यहाँ ले लेते हैं। और ये भी आ निकल चुका था, तो लय बचा था, लय। अब अगर इनको हम देखें तो वी द्या द य आ ल और य, विद्यालयः, ये हमारा बना। ये है दीर्घ संधि का एक उदाहरण। इसी क्रम में ई वाला उदाहरण देखें तो ई वाले उदाहरण के लिए जैसे है रवि, रवि और ईश। अब अगर हम इसे लिखें तो है रवि और ईश, ईशः। अब इसमें से र वैसा का वैसा ही रहा, वो में से ई निकल गई, ई यहाँ पर आ गई, ई। और ये वाली ई ये भी निकल कर इधर ही आ गई, ये ई और श, ये दोनों ने मिलकर के एक दीर्घ ई बना लिया, ये दीर्घ ई बन गई। अब बना र, व और यहाँ पर श। अब इन्हें अगर मिला लेंगे हम तो हमारा बनेगा र वी श, रविशः। इसी तरह एक उ का उदाहरण लेते हैं, वधू और उत्सवः। यहाँ पर भी वो वैसा ही रहा, ध आधा रह गया, ध में से उ निकल गया, और उत्सव का भी उ और उत्सवः, ये एक शब्द। अब इन्होंने मिलकर के, इन दोनों ने मिलकर के एक बनाया, वो है दीर्घ। और अब उसको जब हम मिलाएंगे तो वधूत्सवः, वधूत्सवः हमारा एक ये बन गया। ये हुई हमारी दीर्घ संधि। धन्यवाद।